हेलो बच्चों, आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एडू कलर्स में। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th की सिविक्स का पहला चैप्टर समानता पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा चैप्टर है और ये स्टोरी दी हुई है, तो इस स्टोरी के ज़रिए आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, समानता जो है भारतीय लोकतंत्र का एक आयाम है और लोकतंत्र की मुख्य विशेषता भी है। और इसके जो लोकतंत्र है, इसकी कार्यप्रणाली को समानता जो है वो प्रभावित करता है। तो हम ये जानते हैं कि आखिर समानता है क्या बच्चों। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग दिए हुए हैं और आपको ये देखना है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ क्यों खड़े हैं। ये लोग एक इलेक्शन चुनाव के लिए वोट डालने आए हैं और वोट डालने के लिए ये लोग लाइन में खड़े हैं। ये जो आप यहाँ इनको देख रहे हैं, ये है कांता और ये है सुजाता। तो हम ये जो स्टोरी है, कांता की स्टोरी, इससे शुरू करते हैं और चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कांता और सुजाता के बीच में कुछ बातचीत हो रही है। कांता कहती है सुजाता से, कितनी अच्छी बात है ना सुजाता कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। अब ये जैन साहब कौन है? जैन साहब इनके मालिक हैं, जिनके घर में ये काम करने के लिए जाती हैं। सुजाता कहती है, हाँ बिल्कुल, वो हमारे पीछे लाइन में खड़े हैं। अब उनकी बारी आती है और वो वोट डालने जाती हैं। कांता सोचती है मैं किसे वोट दूं, तो वो कहती है जिसने मेरे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लगाने का वादा किया है, मैं तो उसी को वोट दूंगी। और इस तरीके से आप देखिए, कांता जो कि अशोक जैन जी के घर में काम करती है, वो लाइन में आगे लगी हुई है और अशोक जैन जी लाइन में पीछे लगे हुए हैं, वोट डालने की लाइन में। ये बात ध्यान रखिएगा। अब अशोक जी जो है वो वोट डाल चुके हैं और कांता से बोलते हैं, कांता बाद में आना घर में काम करने के लिए। कांता बोलती है, जी साहब नमस्ते। अब कांता कहती है सुजाता से कि मेरी बेटी बीमार है और उसे अस्पताल ले जाऊंगी, लेकिन पहले जैन साहब के घर का काम करूंगी, उनसे कुछ पैसे उधार लूंगी, उसके बाद अपनी बेटी को अस्पताल ले जाऊंगी। पहले घर जाती है, अपनी बेटी को कहती है, ये लो कुछ पी लो, शाम को मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी। क्योंकि उसकी बेटी बीमार है, वो अपनी बेटी का ध्यान रख रही है, लेकिन उसको काम भी करना है क्योंकि उसका इससे घर चलता है। वो अपने मोहल्ले में हालात देखती है, गंदगी है, सफाई नहीं है, इसलिए उसको लगता है कि उसकी बेटी जो है वो बार बार बीमार पड़ती है। वो जैन साहब के घर में काम करने जाती है और काम अच्छे से करती है। अपनी मालकिन से बोलती है कि मैम मुझे कुछ पैसे मांगने हैं और कुछ पैसे उधार चाहिए ताकि मैं अपनी बेटी का इलाज करा सकूं। तो उसकी मालकिन उसको पैसे दे देती है, लेकिन बोलती है कि ये रोज़ रोज़ नहीं चलेगा। उसके बाद जब कांता जो है अपने घर आती है, बेटी को लेके जाती है अस्पताल और वहाँ पर वो बेटी को एक लंबी लाइन में लगाती है, क्योंकि ये सरकारी अस्पताल है और वहाँ पर उसको झट इलाज नहीं मिल पाएगा, उसे घंटों लाइन में लगना पड़ेगा, उसके बाद उसको इलाज मिलेगा। तो वो ये सोचती है कि जैन साहब जो मेरे पीछे खड़े थे, काफ़ी पीछे खड़े थे वोट डालने की लाइन में, लेकिन क्या जब उनकी बेटी बीमार पड़ेगी तो क्या उन्हें घंटों इंतज़ार करना पड़ेगा? नहीं, वो एक प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपना बेटी का इलाज करा सकते हैं, क्योंकि वो अमीर हैं और मैं गरीब हूँ, इसलिए मुझे सरकारी अस्पताल में घंटों लाइन में लगना पड़ेगा। मताधिकार की समानता, ये क्या होता है? मताधिकार की समानता का मतलब है कि भारत जैसे लोकतंत्रीय देश में सभी जो 18 साल से ऊपर के वयस्क हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको वोट देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो या उन्होंने कितनी भी पढ़ाई की हो, चाहे वो कितने भी अमीर या गरीब क्यों ना हो। इस तरीके से इस चीज़ को कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और इस सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह बताता है कि देश का हर वयस्क, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका आर्थिक स्तर जैसा भी हो, जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, उसका एक वोट है। यानी कि कांता के वोट का भी उतना ही मूल्य है जितना कि अशोक जैन के मूल्य का है। कांता बहुत खुश है कि उसे भी वोट देना है और उसके मालिक के वोट का जो मूल्य है वो बराबर है। लेकिन
कुछ बातें हैं जो उसके मन में एक शंका पैदा करती है कि क्या समानता मेरे लिए भी वही है जो जैन साहब के लिए है, क्योंकि वो ये सोचती है कि मैं एक झोपड़पट्टी में रहती हूँ, मेरे घर के पीछे एक नाला है, मेरी बेटी बीमार है, एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, पैसे कट जाएंगे। अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेती है, घर के काम उसे थका देते हैं, इतनी बड़ी लाइन में भी खड़ा होकर उसे अपनी बेटी का इलाज भी करवाना है। और वो ये सोचती है कि ये सिर्फ इस वजह से है कि मैं गरीब हूँ और इसलिए मुझे असलियत है जो समानता की, वास्तविक जो अर्थ है समानता का, उसमें उसको शंका होती है। उसको लगता है कि ये समानता मेरे लिए उस तरीके से नहीं है जैसे कि किताबों में लिखा होता है। और इसी वजह से बहुत से लोगों को गरीब होने के कारण भारत में अन्य कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि अलग अलग तरह की असमानता कैसी कैसी होती है। देखिए, जो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको वहाँ छोटे एक बहुत बचपन से ही आपको शायद असमानता देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ऐसा होता है कि वहाँ पर स्कूलों में या बचपन से ही बच्चों को ये एहसास कराया जाता है कि आप निम्न जाति के हैं या आपकी जात अलग है। तो ये जो चीज़ें हैं ये ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलती है। जबकि अगर हम पाएंगे कि शहरी क्षेत्रों में ऐसा कैसा होता है, तो शहरी क्षेत्रों में आप देखते होंगे, शायद आप जब शहर में रहते हैं तो आपको ये जात वात थोड़ा इतना आपको उसका फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप सब स्कूलों में साथ रहते हैं, कोई किसी से किसी का रिलीजन या जात नहीं पूछता। लेकिन आप जब गांव में होते हैं ये तो चीज़ यहाँ पर बहुत मायने रखती है और बच्चों के दिमाग में भी ये चीज़ें बचपन से ही डाल दी जाती हैं। लेकिन शहरों में आपने न्यूज़पेपर देखी होंगे जहाँ पर शादी के विज्ञापन आते हैं, कॉलम आते हैं और उसमें साफ साफ लिखा होता है कि तोमर राजपूत लड़के के लिए लड़की चाहिए, तोमर राजपूत लड़की ही चाहिए, या एक गोरी चिट्टी लड़की चाहिए, अग्रवाल कन्या चाहिए। तो अपने ही धर्म में अपने ही जातीय लोगों से विवाह होगा, तो ये भी तो एक असमानता ही है जो शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अब हम यहाँ बात करते हैं दलित की। ये दलित क्या होता है? दलित कैसा शब्द है? इस शब्द का मतलब होता है जो निम्न जात के जो लोग हैं वो स्वयं को खुद को बुलाने के लिए दलित शब्द का यूज़ करते हैं, और इसका शाब्दिक अर्थ है कुचला हुआ या टूटा हुआ। और इस शब्द से संकेत होता है कि उनके साथ भेदभाव होता आया है और आज भी हो रहा है। और यही वजह है कि एक बहुत महान लेखक थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, उन्होंने अपनी किताब लिखी थी जूठन। ये एक दलित थे और इन्होंने अपनी किताब में ये लिखा कि बचपन से ही उनको जब स्कूल गए तो वहाँ पर उनको प्रिंसिपल और जो टीचर थे उनकी पिटाई करते थे और उनको दूसरों से अलग बैठाया जाता था, पीछे बैठाया जाता था, और कभी कभी उनकी पिटाई भी कर दी जाती थी। और कभी कभी तो उनको स्कूल का मैदान साफ़ करने तक के लिए बोला जाता था, जिससे कि बच्चे जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं उनका बदन दर्द होता था, उनका पूरा जो चेहरा है वो धूल से अटा होता था। और इतने सारे बच्चे कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन जो दलित बच्चे होते थे उनके साथ गलत व्यवहार होता था, उनके साथ असमानता का व्यवहार होता था और पूरे दिन वो झाड़ू लगाते रहते थे, पढ़ाई नहीं कर पाते थे। ऐसी ही चीज़ जब उनके पिता ने एक बार उनको वहाँ पर ऐसे जाते हुए देखा कि उनका बेटा ये काम कर रहा है, तो उन्होंने मास्टर जी को एक साहस पूर्वक उन्होंने ये इस चीज़ का विरोध किया कि आप मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ हम दलित हैं इसलिए आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, ऐसा नहीं होगा और मेरा बेटा खूब पढ़ेगा और आगे चल के नाम कमाएगा। ये तो बात हो गई गांव की। अब शहर में कैसी असमानताएं जो हैं वो लोगों के बीच व्याप्त हैं, घटती हैं। एक कपल है, अंसारी कपल, वो शादी करके आए हैं और उनको एक शहर में मकान चाहिए। अंसारी यानी कि वो मुस्लिम है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब वो मकान मालिक के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ हम आपको मकान दे देंगे, लेकिन जब उनको उनका नाम पता चलता है और वो लगता है मकान मालिक को कि ये मुस्लिम है, तो मकान मालिक कोई भी बहाना बनाकर कि यहाँ पर मांस नहीं पकेगा, आपको ये मकान नहीं दिया जा सकता। हालांकि अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा था और वो रहना चाहते थे, लेकिन ये बहाना सुनकर वो एकदम ठिठक गए और आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस से मछली की स्मेल आ रही थी, मछली पकने की। तो ऐसे में उनको लगा कि ये मकान मालकिन या मकान मालिक हमें सिर्फ इस वजह से घर नहीं दे रहा क्योंकि हम मुस्लिम हैं, और यही चीज़ अन्य
मकान मालिकों ने भी उनके साथ की। लेकिन कुछ समय बाद, 1 महीने तक घर ढूंढने के बाद उनको फाइनली एक घर मिल गया। और शायद ये जो चीज़ उन्होंने सही, 1 महीने तक मकान मालिक जो उन्होंने घर नहीं दे रहे थे, सिर्फ इस वजह से कि वो मुस्लिम थे, तो ये भी तो एक असमानता हुई ना बच्चों। अब आप मुझे ये बताइए, क्या अगर किसी के साथ ऐसे असमानता का व्यवहार किया जाए तो क्या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचेगी? उसके खुद के एहसास, उसको कैसा होगा एहसास? उसको अच्छा नहीं लगेगा, चाहे जातिगत असमानता हो, चाहे धार्मिक कारणों से असमानता हो। असमानता तो असमानता होती है। यही चीज़ ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो पापा थे, फादर थे, उनको लगी, जिसकी वजह से उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया और अपने बेटे के टीचर को सबक सिखाना चाहा। सिर्फ इसलिए कि वो दलित हैं, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि आप मेरे दलित होने की वजह से मेरे बेटे को स्कूल में काम करने के लिए नहीं रख सकते, क्योंकि मेरा बेटा स्कूल में पढ़ाई के लिए जाता है। उसी तरीके से अंसारी जो दंपति थे, उनको भी बुरा लगा होगा, क्योंकि उनके रिलीजन, धर्म की वजह से उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया और उनको आहत महसूस कराया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ पिक्चर आप देख रहे हैं, ये एक फिल्म का पोस्टर है। 1975 में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी दीवार। उसमें आप देख सकते हैं कि ये एक बच्चा है जो कि अमिताभ बच्चन है बचपन में। ये एक आदमी के बूट पॉलिश कर रहा है और ये आदमी उस बच्चे को फेंक कर पैसे देता है, तो वो मना कर देता है कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं लूँगा, क्योंकि मेरी भी गरिमा है, ये काम मैंने मेहनत से किया है, मुझे पैसा हाथ में दीजिए। और उसको फिर ये पैसा वो आदमी हाथ में देता है। अब देखिए भारतीय लोकतंत्र में समानता कैसी है। आप देख सकते हैं, ये हमारा पार्लियामेंट है और यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को देखिए कैसे लाइन से सब खड़े हैं और एक दूसरे का हाथ जोड़े हुए, ऊपर यहाँ तिरंगा लहरा रहा है। और यहाँ पर ये असमानता बिल्कुल भी नहीं है, ये समानता का प्रमाण है कि भारत में सभी व्यक्ति जो हैं बिल्कुल समान हैं। और कानून की दृष्टि में, यानी भारतीय कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, चाहे वो देश का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो या कांता जैसे घर में काम करने वाली नौकरानी महिला ही क्यों ना हो। सबके साथ जो कानून है वो एक समानता का व्यवहार करेगा और सबके साथ समान व्यवहार करेगा। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति या जन्म स्थान या उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा, हर व्यक्ति किसी भी पब्लिक प्लेस में जा सकता है, चाहे वो खेल का मैदान हो, होटल हो, दुकानें हो, बाजार हो, कहीं भी वो उसको जा सकते हैं। हम इन चीज़ों के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तथा चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि जो छुआछूत है उसका उन्मूलन किया जाए। आर्टिकल 17 में ये बात कही गई है कि जो छुआछूत का पालन करेगा या दूसरों के साथ छुआछूत का व्यवहार करेगा, उसका ये अपराध है, दंडनीय अपराध है और कानून के समक्ष उसको सज़ा हो सकती है। बच्चों, सरकार द्वारा ये बहुत से कदम उठाए गए हैं जिससे ये पता चलता है कि समानता हर जगह, गवर्नमेंट के द्वारा समानता जो है करवाई जाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ जिसको आप सब महसूस करते हैं, वो है मिड डे मील की व्यवस्था। आप सब मिड डे मील खाते हैं अपने स्कूल में, आपके साथ आपकी फ्रेंड को भी दिया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी फ्रेंड का धर्म अलग है या उसकी जात अलग है तो उसको खाना नहीं देंगे, ऐसा तो कोई नहीं करता, क्योंकि सरकार की निगाह में सभी एक समान है, इसीलिए सबको बराबर खाना दिया जाएगा और सबको रोज़ खाना दिया जाएगा। आपके स्कूल की ड्रेस भी सेम होती है, आपको कई बच्चों को 8वीं तक किताबें भी मुफ्त मिलती हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक लड़की को मिलती है और दूसरों को नहीं मिलती है। तो इसी से समझिए कि आपके बीच समानता, सरकार द्वारा समानता के कदम उठाए जाते हैं। वापस आते हैं मिड डे मील व्यवस्था में। तो ये जो मिड डे मील व्यवस्था है, ये दोपहर का भोजन कहते हैं इसको, और ये सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में इसको प्रारंभ किया गया था और 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे राज्यों को अपनाने के 6 महीने के अंदर सारे राज्यों को अपनाने के लिए निर्देश दे दिए। उसके बाद से काफ़ी हद तक ज़्यादातर भारत के स्कूलों में मिड डे मील की जो व्यवस्था है वो की जाती है। और इससे क्या फ़ायदे हुए हैं? इससे ये फ़ायदे हुए हैं कि जो गरीब बच्चे हैं, जो खाना नहीं लाते थे, जिनको पोषण नहीं मिलता था, अब उनको भरपूर पोषण मिलता है, क्योंकि अलग अलग दिन अलग अलग वैरायटी का खाना दिया जाता है जिसमें पोषक तत्व होते हैं।
पहले बच्चे घर जाते थे, खाना खाते थे तो वापस स्कूल नहीं आते थे ग्रामीण क्षेत्रों में। तो अब जो है वो जब उन्हें स्कूल में ही खाना मिलता है तो वो घर नहीं जाते बल्कि स्कूल में ही रहते हैं और स्कूल में पढ़ाई भी करते हैं। जब बच्चे भूखे होते हैं तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जब बच्चों का पेट भर गया तो उनका पढ़ाई में भी मन लगने लगा। और आप ये देखिए कि आप अलग जात के हों चाहे अलग धर्म के हों, आप सबके साथ बैठकर खाना खाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग जात का है इसलिए आप उसके साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे। इस वजह से इन बच्चों के बीच में जो मिड डे मील की जो प्रक्रिया है, इसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है समानता को आगे बढ़ाने के लिए। अब बच्चों, आप यहाँ पर एक तस्वीर देख रहे हैं, ये किसकी है? शायद सब बच्चे इनको पहचानते हैं। ये है डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। क्या आपको पता है ये भी दलित थे? बचपन में इन्होंने भी बहुत बुरा व्यवहार देखा है, इनके साथ गलत व्यवहार होता था, इनको इनके जात के आधार पर इनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो इस तरीके से जो चीज़ें इन्होंने बचपन में झेली, उन चीज़ों को इन्होंने दरकिनार करके साइड में रख के आगे बढ़े, पढ़ाई की। और आप देखिए हमारे संविधान निर्माण में कितना बड़ा योगदान इन्होंने दिया। क्या आप सब भी इन्हीं की तरह सोच रखते हैं बच्चों? क्या आप भी इनकी तरह बनना चाहेंगे कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे आगे बढ़ा जाए, इनसे सीखा जाए? ये तो बात की हमने भारत की। अब हम देखते हैं कि अब इंडिया के अलावा भी असमानता कहीं देखने को मिलती है। तो एक उदाहरण हम लेते हैं अमेरिका का। अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं, जो अफ्रीका से गुलाम आए थे बहुत समय पहले, तो उनके जो आगे जो वंशज हैं उनको ऐसा लगता है कि आज भी उनके साथ एक असमानता का व्यवहार होता है। जबकि 1950 में इनकी समानता के, इनको अधिकार दिलाने के लिए कई आंदोलन भी हो चुके हैं, लेकिन उनको आज भी ऐसा लगता है कि उनके साथ दुर्व्यवहार होता है और असमानता का व्यवहार होता है। अब बच्चों, यहाँ पर आप एक महिला देख रहे हैं, ये रोज़ा पार्क्स है। रोज़ा पार्क्स की एक कहानी है कि एक दिन ये एक बस में बैठी, ठीक है, ये बस में बैठी, 1955 दिसंबर की बात है। थक गई थी तो बस में इन्होंने एक सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। गोरे व्यक्ति ने कहा कि मुझे ये सीट चाहिए। तो महिला ने कहा जब मैं बैठी हुई हूँ तो मैं आपको ये सीट क्यों दूँ, क्योंकि सिर्फ आप गोरे हैं और मेरा रंग सांवला है, इस वजह से मैं आपको ये सीट दे दूँ। तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया और उनके इनकार करने के बाद अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता का जो व्यवहार हो रहा था उसको लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया। और 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को मना कर दिया। यानी अमेरिका में भी 1964 तक ये जो भेदभाव होता आया था इसको गलत ठहराया जाने लगा और इसके खिलाफ सज़ा भी दी जाने लगी। अगर कोई व्यक्ति किसी सांवले रंग के व्यक्ति को अगर उसको दुर्व्यवहार करता है या उसके साथ असमानता का व्यवहार करता है तो उसको कानून सज़ा दे सकता है। देखो बच्चों, हमारा जो आर्टिकल है, हमारे संविधान में कुछ अनुच्छेद हैं, तो हमारे जो अनुच्छेद 15 हैं उनमें ये सारी बातें कही गई हैं जो मैंने आपको इन चैप्टर्स में पढ़ाई हैं। और इसी तरीके से अनुच्छेद 17 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अनुच्छेद 15 बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये समानता के चैप्टर से ही जुड़ा हुआ है। इसमें यही बताया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा और किसी को भी दुकानों, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थानों पर जाने से नहीं रोका जाएगा, या फिर गांव वगैरह में या कहीं भी कुओं, तालाबों और जो सड़कें हैं उनका यूज़ करने से किसी को नहीं मना किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है अनुच्छेद 15 में आती हैं और इनके ऊपर कभी कभी पूरा क्वेश्चन भी आ जाता है अनुच्छेद 15 के ऊपर। तो बच्चों, ये मेरा ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।